आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीर में बोले राहुल गांधी, कहा हम यहां से डर को मिटाना चाहते हैं, गठबंधन कर लड़ेंगे चुनाव। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक आज, कई पहलुओं पर होगी चर्चा। बदलापुर में आरोपी के परिवार पर फूटा लोगों का गुस्सा, घर में घुसकर की मारपीट। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन का चक्का जाम, ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी 4 लाख वाहन। यूपी उपचुनाव को लेकर आरएसएस के साथ बीजेपी का महामंथन, संघ भी संभाला मोर्चा, बनाई खास रणनीति। शेख हसीना को एक और झटका, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रद्द किया पासपोर्ट। अब खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीति हलचल शुरू हो गई। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कहा, जैसे हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, हम सबसे पहले यहां आए। उन्होंने कहा कि हम लोगों के वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए पहले हैं। राज्य छीनकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू के लोग जिस डर से जीते हैं, हम उस डर को मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये दिल का रिश्ता है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के निडरता से काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की आज बैठक हो रही है। यह बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में दिल्ली के स्थित संसद भवन में आज दोपहर से शुरू हुई। यह समिति आज वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र से पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पहली मीटिंग है वक्फ बोर्ड की, बहुत सारी आशंकाएं हैं मुस्लिम समाज को, क्या कहना है सर आपका? देखिए, जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफ़र हो गया और स्पीकर साहब का मैंडेट है कि वो जेपीसी को रिफ़र करने पे हम अगले सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक हमको देना है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जेपीसी की आज बैठक शुरू हो रही, लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भी बुलाएं, जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग पर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि दिल्ली में यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा और इसमें सभी प्रमुख नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोगों को सेबी पर जो भरोसा था वो अब नहीं रहा। हम बार बार देख रहे हैं कि अडानी के मामले पर सेबी उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। हमें इसका संकेत मिल गया है कि इसके पीछे का कारण हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। देखिए, जो बातें निकली है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेबी अडानी के जांच को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मिला और स्पष्टीकरण के विपरीत आज केंद्र सरकार
सेबी और अडानी के बीच में जो संपर्क है उसके बचाने को लगी है। मुझे तो लगता था कि वित्त मंत्री स्पष्टीकरण मांगेगी सेबी चीफ से, लेकिन वित्त मंत्री सेबी और सेबी के द्वारा अडानी को बचाने में जुड़ी हुई है और इस षड्यंत्र के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि सेबी की चीफ अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और वित्त मंत्री पर और ये पूरी उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और सारों मामले पर एक जेपीसी होनी चाहिए। आईबीपीएस परीक्षा और एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन आयोजित किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को शरद पवार ने समर्थन दिया। इसके घटक दल एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार भी छात्रों के साथ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द फैसला किया जाए। रोहित पवार ने कहा, 2 दिन से विद्यार्थी खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे परसों से ये जो विद्यार्थी है जो खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन की भूमिका उन्होंने ली है। यहाँ पे अगर आप देखो, कल रात में 15,000 से 20,000 विद्यार्थी यहाँ पे आए थे। उनकी मांगे जो थी, ये जो एमपीएससी जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम महाराष्ट्र में लेती है, उन्होंने जो एग्जाम अभी डिक्लेयर की है उसमें कृषि विषय के बारे में जो पोस्ट है वो वहां पे इंक्लूड की नहीं गई थी। इनका कहना है वो करो। और दूसरी बात, जो बैंकिंग की एग्जाम है और ये वाली एग्जाम है वो क्लैश हो रही है, इसीलिए ये राज्य की एग्जाम आप महीना आगे ले लो और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पे आप ये कर लो। अब ये मांगनी जो है 2 महीने से सरकार के यहाँ पे मंत्री हो या ऑफिसर्स हो, ये विद्यार्थी वहां पे जाके वो उपस्थित कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सरकार से पॉजिटिव रिस्पांस न आने के कारण ये अभी आंदोलन कर रहे हैं और निर्णय बहुत छोटा है, इमीडिएटली लिया जा सकता है। साउथ के कुछ राज्यों ने वो निर्णय लिया है। एनसीपी के नेता बृजमोहन श्रीवास्तव ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाना पटोले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी भ्रमित हैं। बदलापुर मामले पर ये बात कह रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उज्ज्वल निगम को लाया गया। वो इसलिए कि मामले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें सजा दिया जा सके। जब पूरा मामला सरकार कर चुकी है तो इसके बाद बंद का आह्वान करना और आरोप लगाना ये पूरी तौर पर बताता है कि वो भ्रमित हैं। नाना पटोले साहब का जो बयान है वो पूरी तौर से लोगों में भ्रम फैलाने वाला है। वो इसलिए कि वो खुद भी भ्रमित हैं। जहां तक बात बदलापुर की है, जिसको लेके ये पूरी बात कह रहे हैं, इसमें जितनी त्वरित तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की, जितनी तेजी के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उस पर जो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया और साथ ही साथ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि देश के जाने माने एडवोकेट हैं उज्ज्वल निकम जी, उनको अपॉइंट किया सिर्फ इसीलिए कि त्वरित तरीके से इस मामले में जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा मिल सके। तो मैं सोचता हूं जब पूरा काम सरकार कर चुकी है उसके बाद बंद का आह्वान करना और उसके बाद इस प्रकार का आरोप लगाना, ये पूरी तौर से ये बताता है कि वो पूरी तौर से भ्रमित भी हैं और महायुति की बनने वाली सरकार को लेकर भी वो परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड में किए गए संबोधन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, निश्चित तौर पर भारत एक ताकतवर देश रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों ने भारत के नेतृत्व को अपनाया और साझा किया। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशिया में जो हो रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, विदेश मंत्रालय को सतर्क होना चाहिए। देखिए, निश्चय भारत एक ताकतवर देश था। प्रधानमंत्री के नेहरू जी के जमाने से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जमाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत देशों ने भारत के नेतृत्व को अपनाया, साझा। भारत की जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, बहुत लोगों ने उनको सहारा और महात्मा गांधी ने तो पूरे विदेश में विभिन्न नेताओं को प्रेरणा दी। तो ये भारत की इतिहास है, एक भारत की सभ्यता है। पर मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ा हमारे दक्षिण एशिया में जो हो रहा है उसमें भी थोड़ा ध्यान दे। जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश में जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही है और विदेश मंत्रालय को जितना सतर्क होना चाहिए था
और विदेश मंत्रालय को जिस प्रकार से संयम रखना चाहिए था हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी नजर रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन ऑटो टैक्सी में सवारी करने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी में आज और कल के लिए यानी शुक्रवार को ऑटो ड्राइवरों ने हड़ताल किया है। इसका मुख्य कारण है उनकी मूलभूत मांगे। लिहाजा टैक्सी ड्राइवरों की एक यूनियन ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चक्का जाम और हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में 2 दिनों तक लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। काफ़ी देर से खड़ा हूँ, ऑनलाइन बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लोगों से भी बात करी, लेकिन ये लोग अपने मन मुताबिक रेट बता रहे हैं, तो ये परेशानी हो रही है हमें। हम घर नहीं जा पा रहे। अब तबीयत खराब है, नहीं तो मेट्रो से चले जाते लेकिन गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और आज जो यहाँ आप देख रहे हैं, इतने चालक भाई यहाँ खड़े हैं, सुबह से आपने देखा भी होगा काफी पैसेंजरों को परेशानी हो रही है। ऑटो टैक्सी अंदर नहीं जा रही है और पैसेंजर बाहर आ रहे हैं, यहाँ भी उनको टैक्सियां नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण ये है जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, पहली बात ये इलीगल चल रही हैं। जो भी हमारे ड्राइवर भाई है उनको भरपूर किराया नहीं मिल रहा। दूसरा, इन कंपनियों के माध्यम से प्राइवेट व्हीकल, चाहे वो मोटर बाइक हो, स्कूटी हो, प्राइवेट कार हो, इन्होंने अपने ऐप पे सबको जोड़ लिया है। अब उसकी वजह से जो ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है। जेपीसी की आज वक्फ बिल पर पहली बैठक है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का हमारी पार्टी विरोध करेगी। संजय सिंह के मुताबिक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की धारा 26 सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रतिबंध में कोई भी व्यवस्था सरकार का नहीं होगा। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो भारत में लागू होता है। और उस संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। ये अपने दोस्त अडानी को जमीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल के पीछे मकसद है एकमात्र, अपने दोस्तों को पूरे देश में जमीनें वक्फ बोर्ड की कब्जा करो और दो। वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाए तो गुरुद्वारे की जमीनें देश भर में कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर चर्चों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। और ये बात मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में मचे घमासान के बीच आरएसएस ने कमान संभाल ली है। बुधवार को लखनऊ में आरएसएस के सह सरकारी अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संगठन और संघ की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर आगे का एजेंडा तैयार किया गया है। यह बैठक देर रात करीब 3 घंटे तक चली, जिसके बाद डिनर के बाद बैठक खत्म हो गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आरएसएस के साथ सरकार और संगठन के साथ हुई इस बैठक में उपचुनाव का एजेंडा तय हुआ है। ये बैठक एक सरकार्यवाह अरुण कुमार की अगुवाई में हुई, जिसमें भाजपा के अंदर मचे घमासान को खत्म कर एकजुट होकर उपचुनाव को जीतने की रणनीति तैयार की गई है। उपचुनाव में संघ की भाजपा के साथ मोर्चा संभालेगा। इस बैठक में हिंदुओं को जातियों में बांटने, आरक्षण और विपक्ष द्वारा संविधान खत्म करने के दुष्प्रचार को चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि जातिवाद की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से समायोजित किया जाए। बैठक में कहा गया है कि जल्द से जल्द बोर्ड निगम निकाय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का समायोजन हो, इसे लेकर सभी के बीच सहमति बनी। संघ ने बैठक में निर्देश दिया कि बाहरी दलों में आए लोगों की जगह पुराने अपने कार्यकर्ताओं पर जोर दिया जाए, उन पर भरोसा किया जाए। सरकार संगठन के बीच मचे घमासान पर भी संघ ने चिंता जताई और कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा
इसकी बहस को रोका जाए। ऐसी स्थिति से बचे और परस्पर प्रेम का सम्मान इजहार करें। मतभेद होने पर मीडिया में बयान देने से बचें और आपस में बैठकर संवाद कर कार्यकर्ताओं समस्याओं का समाधान करें। संघ ने पार्टी में गुटबाजी से भी दूर रहने का निर्देश दिया है। बैठक में तय किया गया है कि उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने की तैयारी के साथ मैदान में उतरें और लोगों के बीच पार्टी के परसेप्शन को ठीक करने का काम करें। बंगाल रेप कांड के बाद पूरे देश में ममता सरकार निशाने पर आ गई है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी को अड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी तभी बोलते हैं जब उन्हें देश को बांटना होता है, भ्रम पैदा करना होता है या हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा भड़काना होता है। लेकिन जब एक डॉक्टर बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो पत्रकारों को डांटते हैं। वह दुनिया भर में कश्मीर की आलोचना करेंगे, लेकिन आज कश्मीर के लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। यह राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है। देखिए, राहुल गांधी देश को तोड़ना हो, देश में भ्रम पैदा करना हो, हिंदू मुसलमान में लड़ाना हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना हो, ये सबसे आगे। लेकिन जब बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ गैंग रेप होता हो तो पत्रकारों को डांट देना। यहाँ नहीं जाएंगे, हापुड़ जरूर जाएंगे। कश्मीर को पूरे दुनिया में गाली देंगे। आज कश्मीर के लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। यही राहुल गांधी के दोहरे चेहरे हैं। भोजपुर जिले के गजरागंज ओपी अंतर्गत आरा बक्सर हाईवे पर बीवीगंज गांव के पास आज की अहले सुबह करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। यह एक अनियंत्रित कार रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी एक ही परिवार के हैं। पूजा पाठ करके उधर से आ रहे थे, समझ गए, बीवीगंज के पास पुल में टक्कर लग गया है। या बताया जा रहा है कि अकस्मात कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर टक्कर खा के पुल में मार दिया जाकर, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। दो घायल हुए सर, 3 घायल हैं और 5। कहाँ से आ रहा था? ये तो हमको विंध्याचल से। कहाँ के रहने वाले? अजीमाबाद के रहने वाले। अजीमाबाद। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनीतिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया है। इस फैसले के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश के गृह विभाग ने यह जानकारी दी है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग सरकार के पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार शाम इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। इस कदम से शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया है। गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ये फैसला परामर्श करने के बाद लिया गया है। सूत्रों की माने तो अंतरिम सरकार की तरफ से पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं, जिनमें मुख्य कारण है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 से ज़्यादा आपराधिक केस दर्ज हो चुके हैं। कुछ और केस अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। साथ ही उनके ऑफिस में जारी किए गए बाकी सांसदों को भी पासपोर्ट रद्द कर दिए जाए। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में तोड़फोड़ भी की थी। कुछ अखबारों में सामान लूटने तक की खबरें सामने आई थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।